ये एक एनएलएम की बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है। ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशल है। आप देखोगे लास्ट तक यदि आपको समझ में आएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्या चीज़ें यहाँ गिवन है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 आइडेंटिकल सिलेंडर है। और क्या गिवन है यहाँ पे, जितने भी सरफेसेज है वो सारी फ्रिक्शनलेस है। और लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्या है, रेंज ऑफ एफ। आपको अप्लाइड फोर्स एफ की रेंज चाहिए, एक फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए। एफ की मिनिमम से मैक्सिमम वो पूरी रेंज चाहिए, जहाँ पे तीनों सिलेंडर एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। बराबर है। जनरली रेंज वाली प्रॉब्लम अपन फ्रिक्शन वाले सेगमेंट में करते हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू आ जाती है, एक रेंज आ जाती है, प्लस फ्रिक्शन डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मतलब फ्रिक्शन आपके अप्लाइड एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से वहाँ रेंज वाली प्रॉब्लम आती है। एनएलएम में जनरली नहीं आती, लेकिन ये बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। वन बाय वन देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको समझते हैं कि भाई तीनों कांटेक्ट में कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे। उन सबको समझने के लिए ये तीनों एक दूसरे पे कितने फोर्स लगा रहे होंगे, वो सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले मैं वन बाय वन बात करता हूँ। जैसे ये वाली पहला वाला सिलेंडर है, मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC। ठीक है, मैंने 3 सिलेंडर बोल दिया ABC। ए और बी सिलेंडर कांटेक्ट में है तो इन पे आपस में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे ये एक दूसरे कांटेक्ट सरफेस पे। मैं इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए N1 मान लेता हूँ। अब आपके पास ये फोर्स तभी लगेंगे जब ये सरफेसेस कांटेक्ट में होगी। बराबर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बी और सी वाली, ए और सी वाली जो सरफेस है इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा। मैं इसे N2 मान लेता हूँ। और एक फोर्स इधर लगेगा, इसे मैं मान लेता हूँ N3। ठीक है, यदि आप तीनों फोर्स की जो स्ट्रक्चर वाइज बात करोगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये सब सेंटर से पास होने वाले, नॉर्मल सेंटर से पास होने वाले। तो इस तरीके से तो ये फोर्स लग रहे हैं आपको पास, यहाँ ग्राउंड और ए के बीच में भी लगेगा और बी और ग्राउंड के बीच में भी लगेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, तीनों कांटेक्ट में रहेंगे तो ये नज़ारा रहेगा। अब ये कांटेक्ट में बने रहे उसकी कंडीशन के बारे में बात हो रही है। तो एक काम करते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ। पहले फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि भाई क्या होने वाला है, रेंज वाली बात क्यों पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं ए की बात करूँ तो ए पे देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा और कोई ए का मोशन हो सकता है क्या? ए आपके पास राइट साइड में हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ए पे राइट साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं वो बात कर लेता हूँ। तो अब ए पे फोर्स की बात करोगे तो ए पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाया आपने, कैपिटल एफ। ठीक है, और इस पे N1 लग रहा है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ F माइनस N1। और जो N2 है उसका भी एक कंपोनेंट आएगा जो पीछे की तरफ लगेगा, तो मैं वो भी माइनस कर देता हूँ। तो माइनस N2 cos 60 डिग्री। ठीक है, N2 का एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा वो cos 60 की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये ए पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल वाले। मैंने वर्टिकल नहीं दिखाया क्योंकि ए का वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं बी पे। बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, मैं राइट साइड के फोर्स ही दिखा रहा हूँ। तो बी पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ N1, और एक N3 का भी कंपोनेंट आएगा, तो लिख देता हूँ प्लस N3 cos 60 डिग्री। तो ये लगेगा बी पे लगने वाले फोर्स। अब बात करते हैं सी की। सी पे देखो, तो सी पे एक आगे की तरफ लगेगा N2 का कंपोनेंट, कितना, N2 cos 60 डिग्री। और N3 का कंपोनेंट पीछे की तरफ लगेगा, तो माइनस का लिख देता हूँ N3 cos 60 डिग्री। अब सी पे वर्टिकल वाले फोर्स में मैं लिखता हूँ, तो सी पे एक तो खुद का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ यदि देखोगे तो N2 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा,
और N3 का भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ N2 प्लस N3, दोनों का साइन वाला कंपोनेंट आएगा तो सीधे लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री। ये मैंने ए बी सी पे फोर्स दिखा दी। अब थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि कांटेक्ट में रहने वाली जो बात कर रहा हूँ ना मैं, और जो रेंज वाली, वो यहाँ से देखते हैं अपन। एफ की रेंज समझने के लिए अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि यदि अप्लाइड फोर्स एफ नहीं होता तो क्या होता। तो आपको समझ में आ रहा है कि उस केस में ए वाला जो ब्लॉक है वो आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर मूवमेंट करता, बी वाला राइट साइड के अंदर, और सी वाला डाउनवर्ड, यही मूवमेंट होने वाला होता। तो आपके पास ये जो ब्लॉक है, ये सिलेंडर है ए बी सी, जिनके आप पास ए और बी के बीच में भी एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, बी और सी के बीच में भी, और ए और सी के बीच में। तो सबसे पहले कौन सी सरफेस ब्रेक होती, तो ए और बी का कॉन्टैक्ट सबसे पहले छूटता। जैसे ही ए लेफ्ट साइड में और बी राइट में जाते, ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता। हालांकि सी कनेक्टेड रहता, सी नीचे की तरफ आता और ए और बी दोनों से कनेक्टेड रहता। तो सबसे पहले आपको अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू इस तरीके से लगानी होगी कि ए और बी के बीच में कांटेक्ट बना रहे, ए और बी के बीच में कांटेक्ट बना रहे। अभी हालात ये कि बी अपनी मर्जी से तो राइट साइड में जाना चाह रहा है और ए अपनी मर्जी से लेफ्ट साइड में जाना चाह रहा है। तो अब ए पे जब आप राइट साइड में लगाओगे तो कहीं ना कहीं ए आपके पास बी के पीछे जाएगा और सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अब मैं अलग अलग सिचुएशन बात करते हैं। सबसे पहले मिनिमम वाले पे आते हैं अपन, जो अभी डिस्कस किया है। जब अपन बात करेंगे कि एफ मिनिमम होगा, अप्लाइड फोर्स एफ जब आपके पास एफ मिनिमम के इक्वल हो जाएगा, उस मोमेंट पे क्या होगा। हाँ, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि तीनों जो सिलेंडर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, तीनों सिलेंडर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने चाहिए। जब आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, एफ मिनिमम की बात करेंगे, उस मोमेंट पे N1 जस्ट नॉन जीरो से जीरो से नॉन जीरो होने वाला होगा। यानी कि उस मोमेंट पे N1 जीरो है और उसके बाद में भी तीनों सिलेंडर एक साथ चल रहे होंगी, वही कंडीशन होगी। यानी कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, तीनों का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा। तीनों एक साथ चल रहे होंगे राइट साइड के अंदर, और ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स जीरो है। अब एफ इससे जैसे आप हल्का से बढ़ाओगे, अब इनके बीच में नॉर्मल फोर्स बढ़ने लग जाएगी। ये वो क्रिटिकल चीज़ है जब एफ आपके N1 जो है ना नॉन जीरो से नॉन जीरो में चेंज होने वाला होगा। तो जब एफ मिनिमम होगा उस मोमेंट तक आपके पास N1 क्या रहेगा, ज़ीरो। अच्छा, बाकी दोनों फोर्स जीरो नहीं रहेंगे, N2 और N3 को ज़ीरो मत कर देना, सिर्फ N1। ए और बी के बीच का जो कांटेक्ट आएगा एक तरीके से, समझ रहे हो ना, क्योंकि एफ नहीं लगाते तो ए और बी दूर भाग जाते। तो ये आपके पास ज़ीरो से नॉन ज़ीरो की तरफ होने वाला होगा, ये वो कंडीशन है, बराबर है। अब उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकालेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो भी अपन ने लिखा है ना अभी। अब सब पे फोर्स मुझे पता है, तो वन बाय वन अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। सिलेंडर सी से स्टार्ट करता हूँ मैं इक्वेशन बनानी। तो सिलेंडर सी से इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं N2 प्लस N3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये किसकी इक्वल हो जाना चाहिए, mg की इक्वल, क्योंकि सिलेंडर सी नीचे नहीं आ सकता आपके पास, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना चाहिए विथ कॉमन एक्सेलरेशन a1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूँ। तो ये बनेगा N2 प्लस N3 2 टाइम्स mg डिवाइड बाई √3, इक्वेशन 1, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं, N2 माइनस N3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ N2 माइनस N3 इट इज़ 2 टाइम्स ma1, इक्वेशन नंबर 2। ये ब्लॉक सी की बात की। अब ब्लॉक बी पे आते हैं। बी के लिए क्या है, N1 की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ये बनेगा N3 cos 60। N3 cos 60 बोले तो 1/2। रिजल्टेंट फोर्स होता है आपके पास मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन।
तो यहाँ से n3 ये क्या बन रहा है 2 टाइम्स ma1 इक्वेशन 3। यहाँ तक देखो n2 n3 और a1 तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके अपन a1 निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं n3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो n2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ma1 प्लस n3 दैट इज अगेन 2 टाइम्स ma1। तो ये हो गया आपस 4 टाइम्स ma1 और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स n3 लिख सकते हैं ना। अब ये वाली वैल्यू n2 की वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा 2 टाइम्स n3 प्लस n3 ये बन रहा है 2 टाइम्स mg डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो 3 टाइम्स n3 ये आ रहा है 2 mg डिवाइड बाई √3 ये आ रहा है। और आपको पता है कि n3 की जो वैल्यू है n3 को आप ये भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ma1 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से मैं ma1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ mg डिवाइड बाई 3√3। ठीक है, अब एक काम करते हैं ABC तीनों का कंबाइन यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स बचेगा हॉरिजॉन्टल में दैट इज F मिनिमम। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब आप ma1 की वैल्यू सीधे ही पुट कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा ma1 की जगह लिख सकता हूँ mg डिवाइड बाई 3√3। तो ये आ गया mg डिवाइड बाई √3 और mg की वैल्यू है 10√3 और g की वैल्यू को 10 लेना है। तो F मिनिमम कितना आ रहा है हमारे पास, F मिनिमम आ रहा है 100 न्यूटन। F मिनिमम 100 आ गया ना, तो ये आपका आंसर है। ये तो आ गया मिनिमम वैल्यू। अब अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम फोर्स वाले पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स वाले की स्टोरी देखो भाई। अब आप जैसे F मिनिमम से ज़्यादा लगाओगे A वाला सिलेंडर B वाले को पुश करने लग जाएगा और N1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब आप वैल्यू F बढ़ाते जाओगे तो N1 बढ़ता जाएगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, बढ़िया नज़ारा रहेगा। लेकिन एक मोमेंट आएगा जब आपके पास ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब C वाला सिलेंडर पीछे रहेगा उसके लिए सबसे पहले B और C के बीच में यानी कि जो N3 है ये कांटेक्ट ब्रेक होगा, यानी कि एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा जहाँ पे N3 0 होगा। उसके बाद में यदि आप F की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये रोल करके पीछे की तरफ आ जाएगा। हाँ या ना, तो तीनों कांटेक्ट मेंटेन हो उसके लिए F मैक्सिमम कितना होगा जब N3 0 होगा और तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो यही वाली कंडीशन जब अपन मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो मैं मैक्सिमम के लिए ये लिख सकता हूँ, ये लो F मैक्सिमम जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम के इक्वल होगा तो आपके पास N3 0 हो जाएगा और तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे उस मोमेंट तक, उसके बाद में नहीं चलेंगे। मान लेते हैं वो कॉमन एक्सेलरेशन A2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। एक काम करते हैं, हमने जो पहले बना रखा है उसको दोबारा लिख देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इक्वेशन फटाफट बनाते हैं, देखते हैं नज़ारा कैसा दिख रहा है। सी वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं अपन। N3 को तो अपन ने क्या लेना है 0 लेना है। यदि N3 को 0 लेना है तो मैं सीधे लिख दूंगा mg की जो वैल्यू है ऊपर देखो किसकी इक्वल रहेगा N2 sin 60 दैट इज √3/2, यानी कि N2 कितना आ गया हमारे पास 2 mg डिवाइड बाई √3।
अब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन देखो भाई, वो है n3 को तो 0 लेना है, तो ये क्या बनेगा n2 cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन a2, तो n2 मिल जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ma2, और n2 है कितना वैसे इक्वेशन 1 से देखो तो वो है 2mg डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a2 की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ mg डिवाइड बाई √3, चलेगा। ये आ गया हमारे पास a3 की वैल्यू। अब तीनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ अप्लाइड एफ मैक्सिमम n1 n2 n3 सब इंटरनल हो जाएंगे, वो आ जाएगा 3 टाइम्स मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन a2। ma2 की जगह a2 की यदि वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आएगा a2 की वैल्यू, ये m से m कट गया सॉरी, ये m नहीं आएगा, तो a2 की वैल्यू आपके पास g/√3, तो ये बन जाएगा √3 टाइम्स mg। m की वैल्यू पुट करते हैं, m है हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाई 10, और g की वैल्यू भी क्या लेनी है हमें, g की वैल्यू भी लेनी है 10, तो ये आ जाएगा 300। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है 300 और मिनिमम फोर्स कितना आ रहा है 100। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात क्या थी कि F जब मिनिमम होगा तो A और B जस्ट कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होंगे। उस F मिनिमम से फोर्स बढ़ेगा तब आपके पास N1 बढ़ता जाएगा, और जब मैक्सिमम फोर्स होगा तो उस मोमेंट पे C और B के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद में इनके बीच का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फोर्स की रेंज निकाली है जो कि आ रही है 100 से 300। बहुत